नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सूर्या बर्थवाल। बहुत सारी रैलियां की गई लेकिन दावेदारी कमजोर पड़ गई। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी की जलवा कायम रहा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली की जनता ने नकार दिया। वहीं चुनाव में उतरी जेडीयू भी दिल्ली में धराशायी होती नजर आई। जेडीयू के खाते में सिर्फ एक ही सीट है और इसे दावेदारी के तौर पर अब उम्मीदों भरी सिर्फ एक सीट माना जा सकता है। चर्चा आज इसी पर। दिल्ली की जंग में जेडीयू पस्त हुआ। पार्टी ये दावा कर रही थी कि वो बीजेपी को धूल चटा देगी, लेकिन हालात ये हुई कि अब बिहार के बाहर जेडीयू और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साख पर अब सवाल उठने लगे हैं। एक रिपोर्ट और उसके बाद चर्चा। दिल्ली एमसीडी के 270 सीटों में लगभग 111 सीटों पर जेडीयू भी ताल ठोक कर मैदान में उतरा। पार्टी के बड़े दिग्गजों ने चुनाव को लेकर दिल्ली में कैंप किया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने दिल्ली के इस जंग में अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। जेडीयू सिर्फ एक सीट ही हासिल कर सका। बिहार से बाहर पीएम मटेरियल माने जाने वाले सुशासन बाबू को वोटरों ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया और बड़े बड़े दावे मोदी की आंधी में तितर बितर हो गए। नतीजों को लेकर सदमे में डूबी पार्टी के बड़े नेताओं का मानना है कि इसकी समीक्षा की जाएगी। लोगों को दिवा स्वप्न में जीने की आदत और लोगों को उपहास उड़ाने की आदत, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पुराना एजेंडा रहा है। उनको जरा समीक्षा करना चाहिए कि हमारी पहले से ही ये रहा है, हम जीतने और हारने से ज्यादा मेरा महत्व था कि हम पार्टी का विस्तारीकरण करना चाहते थे। वैसे जेडीयू इस एमसीडी चुनाव में पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने में फेल साबित हुई। दक्षिणी दिल्ली हो या पूर्वी दिल्ली या फिर उत्तरी दिल्ली, जेडीयू पूरी तरह से पस्त हो गई। वहीं बिहार बीजेपी का मानना है कि जेडीयू के एमसीडी चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा हुआ है। लेकिन जेडीयू को तो वहाँ मतलब कोई पहले से भी कोई बेस नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, यानी लड़ना ही नहीं चाहिए था चुनाव। वहाँ लड़ने ही का कोई मतलब नहीं था और हम थे संजोग से उस चुनाव के जस्ट पहले हम 2-3 रोज थे वहाँ। तो बिहार निवास में बहुत लोगों से, जेडीयू के लोगों से, काफी लोगों से भेंट हुई। तो वो लोग भी अपना कह रहे थे कि हम लोग तो मतलब ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन हम लोग का कुछ है नहीं है। हम लोग कुछ, वो लोग एक्सेप्ट कर रहे थे कि चुनाव नहीं जीत रहे हैं। बहरहाल दिल्ली एमसीडी के चुनावों में सुशासन बाबू की साख कुछ करामत नहीं कर पाई। साथ ही क्षेत्रीय से राष्ट्रीय स्तर पर जेडीयू के विस्तार पर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लग गए। न्यूज इंडिया के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो जाहिर तौर पर क्षेत्रीय शतरप्त दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पूरी तरीके से धाराशायी हो गए। सीधे चर्चा की तरफ रुख करेंगे और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नीलांशु रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलांशु रंजन जी, आपका न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। नीलांशु जी, एमसीडी चुनाव में जेडीयू को सिर्फ एक सीट मिली है। इस एक सीट पर जीत को आप किस तरीके से देख रहे हैं? सूर्य जी, सबसे पहले तो मुझे ये आश्चर्य हो रहा है कि जेडीयू का जो आज चुनाव लड़ने का जो था एमसीडी में, क्या रैशनल था उसके पीछे, क्या औचित्य था वहाँ कैंडिडेट खड़ा करने का जेडीयू का, ये पता नहीं। शुरू से मैं आज तक नहीं समझ पाया कि क्यों नीतीश कुमार वहाँ गए थे जी। तो कभी मुझे लगता है कि शायद नीतीश कुमार को ये लगता है कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो बिहार में नहीं बल्कि पैन इंडिया है, और वो जो है प्रशासन की उनकी जो छवि है, विकास का उनका जो पैमाना है, उसको लोग ग्रहण करेंगे, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे जो है। और ये शायद मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो है ये गलत फहमी में है नीतीश कुमार जी या उनकी पार्टी जो है, या उनको गलत। आपने देखा होगा कि यूपी के चुनाव में भी वो खड़े करने वाले थे कैंडिडेट्स को, लेकिन आखिर में अंतिम घड़ी में उन्होंने जो है वो विड्रॉ कर लिया था। तो सवाल ये है कि जब आप यूपी में नहीं जब खड़े किया कैंडिडेट्स को, तो फिर दिल्ली के एमसीडी चुनाव में खड़ा करने का क्या रैशनल था, क्या औचित्य था, मैं नहीं समझ पाया। क्योंकि वहां खड़ा करने का कोई मतलब ही नहीं था, जिसका कोई वजूद ही वहां पे नहीं था। क्या मतलब था, मैं नहीं समझ पाया। सूर्या। नीलांशु जी, जो स्थितियां हैं ऐसे में क्या कुछ माना जाए? जिस दावेदारी को मजबूत करने की बात दिल्ली के अंदर की जा रही थी, इससे पहले भी जब न्यूज इंडिया ने इस मसले पर चर्चा की तो उस दौरान बहस में जेडीयू के नेताओं की तरफ से इस बात की दावेदारी थी कि वो किसी तरीके से दिल्ली में अपनी मौजूदगी को दर्ज करवाना चाहते हैं।
लेकिन क्या ये वाकई में एक सीट की जीत उस मौजूदगी के दर्ज करवाने में कामयाब हुई है? क्या ऐसा समझा जाए या ये समझा जाए कि बिहार के अंदर बाहर के बिहारियों को मॉनिटरिटी, मतलब एक उनको वोट देने में कहीं ना कहीं दिल्ली के बिहारियों में साफ तौर पर देखा गया कि उन्होंने बाहर के शतरपों को समर्थन नहीं दिया, ये जनादेश उनके खिलाफ चले गया? जी, जहां तक मौजूदगी को दर्ज करने का सवाल है तो मुझे लगता है कि अगर कोशिश थी जेडीयू की और नीतीश कुमार चाहते थे कि उनकी मौजूदगी हो और एक सीट फकत वो ला पाए हैं, मुझे लगता है कि ये तो और भी किरकिरी हो गई पार्टी की। आप एक सीट ला करके आप क्या दिखलाना चाह रहे हैं? ये मौजूदगी का ये थोड़ी है। आप जेडीयू आप देख रहे हैं कि चुनाव में जो है अगर आप खड़ा भी किए तो आप पूरी ताकत के साथ खड़े होते, पूरी जी जान लगाते, आप पूरी ताकत वहां लगाते। लेकिन आप तो लग रहा था जिस तरह से इनके चुनाव लड़ रहे थे, जिस तरह के कैंडिडेट थे, जिस तरह इनके नेता बात कर रहे थे, ये लग रहा था कि ये पहले ही इन्होंने जो है ये शिकस्त मान ली है, अपनी हार मान ली कि मैं यहाँ पे मैं कुछ करने नहीं जा रहा हूँ जी। लेकिन फिर भी उन्होंने कैंडिडेट्स को खड़ा किया था। तो मौजूदगी को दर्ज कराने का, अपने मतलब प्रेजेंस को शो करने का मुझे लगता है कि ये मुझे लगता है कि गलत तरीका इख्तियार किया पार्टी ने। ये पता नहीं कि उनको फीडबैक गलत दिया गया, नीतीश कुमार जी को, उनकी पार्टी को गलत दिया गया। और आप देखिए ना, झारखंड जो पड़ोसी राज्य है बिहार का, वहां पे तो जेडीयू अपना कोई असर नहीं बना पाई है, वहां पे पांव नहीं पसार पाई है। तो फिर दिल्ली और यूपी तो बहुत ही दूर है, दिल्ली तो ऐसे ही बहुत दूर है। जी सूर्या जी। हमारे साथ जेडीयू नेता डॉक्टर इजहार अहमद साहब भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर इजहार अहमद जी, आपका न्यूज इंडिया पर स्वागत है। हाँ, बोला हूँ, धन्यवाद। सर, सीधा सवाल है, क्या वाकई में दिल्ली अभी बहुत दूर है? हाँ, हेलो जी। इजहार अहमद साहब, जो एक सीट सिर्फ आपको एमसीडी चुनाव में मिली है, क्या उसके तहत अब ये समझा जाए कि दिल्ली बहुत दूर है अभी? नहीं, देखिए, दिल्ली दूर नहीं है, ये वक्त और हालात है जी। मौसम को देख करके हालात बदलते हैं और हालात को देख करके मौसम बदलते हैं। ये कोई नहीं जानता था कि दो सीट भाजपा को आएगी और उसके बाद देश में पूरा फुल मेजोरिटी से फिर देश के प्रधानमंत्री भाजपा के हो जाएंगे। ये सियासत में वक्त और हालात होते हैं जी। अब रही बात पहली बार मेरी पार्टी या नीतीश कुमार जी की पार्टी ने, जेडीयू ने वहां चुनाव लड़ी, जरूर ठीक है, चुनाव में ठीक है, हमें बहुत कामयाबी नहीं मिली, लेकिन ये भी नहीं है हमने पाया नहीं। हमारा नुकसान क्या है हमारे पास? इजहार अहमद साहब, जो एक सीट आप लोगों को मिली है दिल्ली एमसीडी चुनाव में, ये वाकई में, जहां आप, क्योंकि आपने 90 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, उसके बाद क्या कुछ ये माना जाए कि ये सीट एक उम्मीद भरी सीट है? इसे आप पॉजिटिव, सकारात्मक तौर पर ले रहे हैं? बिल्कुल, हम बिल्कुल सकारात्मक। हम तो कह रहे हैं कि वो सीट के साथ साथ जो भी हमारे, मैंने कहा नॉस क्या हमारे वोट क्या थे, हमने उम्मीदवार खड़ा किया वहाँ जेडीयू का। जब खड़ा नहीं किया, जो सीट हमें मिली या जो वोट हमारे आए चुनाव में, ठीक है, जीत हार हो जाते हैं, लेकिन हमेशा जो समीकरण सियासत राजनीति की वो वोट से बताता रहता है, वोट का ही ग्राफ बताता रहता है, वोट से ही सारी चीजें है। और वैसे भी नीतीश कुमार जी का एक पहलू है, एक मजबूत पहलू है देश में, जिस तरह से इन्होंने शराबबंदी की और शराबबंदी के साथ एक कड़ी में 4 करोड़ लोगों को एक बार एक श्रृंखला, मानव श्रृंखला बनाकर उन्होंने ठप्पा लगा दिया। तो देश और दुनिया में एक बड़ी पहचान, बड़ी एक मजबूत स्तंभ की तरह, एक मजबूत सतून की तरह माननीय नीतीश कुमार जी खड़े हुए। तो जब माननीय नीतीश कुमार जी खड़े हुए, ठीक है, आज एमसीडी में हमारे उम्मीदवार बहुत नहीं जीते, जो हमें वोट मिले, या जो उम्मीदवार हमारा जीत गया, जो जीत गया वो हमारे पास नुकसान क्या था? हमारे पास था क्या? हमारी पूंजी क्या थी? जो हमारे पास आया है वो हमारे हक में, हमारे प्रॉफिट है। और ये लेकिन इजहार अहमद साहब, आपको नहीं लगता कि जिस हिसाब से नीतीश कुमार ने दिल्ली में जाकर रैलियां की, जनसभाओं को संबोधित किया, उसके बाद महज एक सीट का आना, या वाकई में आपके लिए शुभ संकेत है, या वाकई में रैलियां जो की गई थी वो कुछ जादू नहीं चला पाई? मैं तो पहले ही ने कहा कि 2 सीट्स थे भारतीय जनता पार्टी को, और 2 सीट्स के बाद देखते देखते देश के में फुल मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी आज देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की, और कम से कम 17-18 स्टेट में उसकी सरकार बनी हुई है। तो इसको नहीं करे। कभी सियासत में मैंने कहा ना कि मौसम को देख करके हालात बदलते हैं, हालात को देख करके मौसम बदलते हैं, और ये शुभ संकेत है। और जो वोट हमें मिला है, जो वोट हमें प्राप्त हुआ है, ये लोहे की लकीर है और आने वाले बिल का पत्थर साबित होगा, और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बड़ा नेतृत्व होगा। क्योंकि देखिए, ये बहुत ज्यादा इन्होंने किया नहीं, क्योंकि बिहार में खास करके जो महात्मा गांधी जी की सोमा चल रही थी, ये चंपारण पद यात्रा चल रहा था, उसमें वो मशगूल थे। एक मीटिंग उन्होंने चुनाव के शुरू के टाइम में 1-2 मीटिंग किए, एक बदरपुर में किया और एक बुरारी में किया, और उसके बाद फुर्सत मिला कहाँ उनके पास, एक मीटिंग की। तो लोग, ठीक है इजहार अहमद साहब, आपकी बातों को हम समझ सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और खास मेहमान चर्चा में जुड़ गए हैं, नवीन कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं। नवीन कुमार सिंह जी, सबसे पहले तो आपको दिल्ली एमसीडी में मिली जीत पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद आप सारे मीडिया भाइयों को और पूरे हमारे बिहार के
और दिल्ली वासियों को इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हम लोग हैं। जी नवीन जी, जेडीयू भी इस दंगल में उतरी थी, महज एक सीट आई, क्या कहेंगे इस पर आप? जी मैं ये कहना चाहूंगा जी, हमारे जनता दल यू के जो लोग दिल्ली में एमसीडी चुनाव में उतरे थे जी, और जिसका कैंपेन जी हमारे माननीय नीतीश जी के माध्यम से हुआ जी, ठीक है, लोकतंत्र में आपका अधिकार है जी, भारत में कहीं भी जाकर के आप इलेक्शन लड़े जी, अच्छी बात है, लेकिन इसका जड़, जैसे हमारे दूसरे भाई ने क्या नाम था, उन्होंने जनता दल यू से कौन थे अभी जी, हमारे साथ डॉक्टर इजहार अहमद साहब जुड़े हुए हैं जी। अच्छा, अहमद साहब ने जैसे बीजेपी की बात करी कि कैसे 2 सीट से हम आज पूरे 15-18 स्टेट्स में हैं जी, मैं उनको एक बात बताना चाहूंगा जी कि हमारी जो कार्यशैली थी जी, और हम किस तरह से अपने आप को यहाँ तक लेकर के आए 1980 के बाद में, क्या जनता दल यू का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी आदमी इलेक्शन के बाद दिल्ली के किसी गली में, रोड में, नाले पर, बिजली के लिए कोई समस्या, कोई आंदोलन इसके लिए कभी खड़ा है क्या? कहीं दिखा क्या? इस पार्टी का कोई जनाधार दिखा क्या? आप देखिए, आप केवल आकर के खड़े हो जाएं इलेक्शन में और आप वोट मांगे लोगों से, तो ये जनता समझती है कि आप किस तरह की पॉलिटिक्स करने आए हैं दिल्ली के अंदर में। तो जब तक आप जनता के बीच में आप कनेक्टिविटी नहीं है, जनता के बीच में आप काम नहीं करते हैं, जनता के बीच में आप अपनी प्रेजेंस नहीं शो करते हैं, तब तक जनता आपको मानती नहीं है। और ये इन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया, और इनको समझना चाहिए था कि ये कहाँ पे फेल है। ये खुद आंकड़ा एनालिसिस कर रहे होंगे तो ये पता चल रहा होगा कि ये लोग कहाँ खड़े हैं अभी। जी नीलांशु रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा इस बात को लेकर। एक सवाल मेरे पास आपके लिए है। जाहिर तौर पर दिल्ली के चुनावी दंगल में बिहार के रहने वाले वोटर्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। एमसीडी चुनाव में क्या कुछ समझा जाए, जहां बीजेपी की तरफ मनोज तिवारी एक बहुत बड़ा चेहरा, ऐसे में नीतीश कुमार का रैली करना, क्या वाकई में बिहार में जो बिहारी वोटर्स जितने दिल्ली में हैं उनको कहीं ना कहीं कैप्चर करने में जेडीयू का नाकाम साबित हुई, और जो दिल्ली का जो बिहारी वोटर बैंक है, वोट्स बैंक है, वो सीधे सीधे बीजेपी के खाते में गया? देखिए, 2-3 बातें हैं, मैं इसे कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो इजहार अहमद साहब ने कहा उसका मैं जवाब दूंगा अभी जी। एक तो यह है कि नीतीश कुमार जी जेडीयू जो है वो नीतीश कुमार में आप देखिए कि एक ही चेहरा है, वो नीतीश कुमार जी का है जी। वो वन मैन, वो शो कह लीजिए, वन मैन पार्टी का कह लीजिए, जो एक ही चेहरा है वो नीतीश कुमार, उनके अलावा कोई चेहरा नहीं है। दूसरी बात, जो इजहार अहमद कर रहे थे उनका मैं जवाब देना चाहता हूँ कि, और जो मैं जवाब दूं, मैं उसमें बीजेपी की नीतियों के साथ में नहीं खड़ा हूं, ना मोदी की नीति, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस समय वो जो बीजेपी की बात कर रहे हैं, 2 सीटों की जो बात कर रहे हैं, मेरा ये कहना है कि उस समय बीजेपी का वजूद नया था, बिल्कुल नया अस्तित्व है उस समय बीजेपी का, उस समय, और उससे वो आगे बढ़ी। लेकिन आज जेडीयू जो है काफी दिनों से सत्ता में है, नीतीश जी काफी दिनों सत्ता में है, कोई नई पार्टी नहीं है ये, काफी दिनों सत्ता में, 2005 से ये है, उसके पहले समता पार्टी थी, जो भी है उसका इतिहास है वो, तो काफी दिनों से, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि वो जो कंपैरिजन करना है, मुझे लगता है कि वो गलत कंपैरिजन हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर मान लिया आपको ये जो है अगर प्रेजेंस ही शो करना था, तो फिर यूपी के चुनाव में ये क्यों विड्रॉ कर गए? अगर एक सीट लाना ही जो है ये कहते हैं कि लोहे की लकीर खींची गई है, तो फिर मैं ये जानना चाहता हूँ इजहार अहमद साहब से कि यूपी के चुनाव में अंतिम घड़ी में ये क्यों विड्रॉ कर गए? आप वहां भी खड़ा करते, वहां भी प्रेजेंस शो करते, फिर क्यों नहीं किया आपने? जी इजहार अहमद साहब, आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एक चीज है कि देखिए, इनको तो बात करता है, मुझे नहीं पता। हम तो कहा कि मैंने एक ही चीज कहा कि हमने दिए जलाए हैं सूरज को तोड़कर, और सूरज बना रहा हूं मैं दिए को जोड़कर। ये कहने की बात है, ये जैसे भाई साहब हमारे कह रहे हैं कि ये नई पार्टी और सरकार बनी थी। इनको पता था कि 77 में वो जो जनसंघ थी, जनसंघ 77 में सरकार बनी थी, और उसके विदेश मंत्री भी थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और 84 मैंने बता दिया कि 2 सीट थे जिसमें अपने आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हार का मुंह देखना पड़ा, और ऐसे कितने की जमानत चली गई थी 84 के अंदर में, 2 सीट ये नहीं थी। इसी तरह से मैंने कहा कि ठीक है, अभी तो ये 5 साल या 7 साल ये ठीक है। इजहार अहमद साहब, आप जो बीजेपी का इतिहास दोहराने के बाद अब बात कर रहे हैं, जमानत तो कई सारी सीटों पर आपकी भी चली गई है, क्या वाकई में जेडीयू का भविष्य भी बीजेपी के इतिहास के हिसाब से ही चलेगा? और ये भी कि अगर बीजेपी की अगर बिहार में बनी भी और भी मौका भी मिला तो वो नीतीश कुमार जी की वजह से मिला। और एक दूसरी बात ये है कि हमेशा एक इतिहास तारीख है कि जैसे सीट सार्थक चले, ये हमने खोया क्या? सूर्या जी, मैंने खोया क्या? मैंने कभी चुनाव लड़े क्या? कभी वहां मेरा कोई एमएलए रहा क्या? क्या पहले से कोई हमारा एमपी था क्या?
क्या हमारा कोई पहले से वार्ड काउंसिल था जो लॉस कर गया, या क्या, और जो चुनाव लड़े हम उसमें वोट कम थे, कि जो मैंने पाया मेरे हिस्से में फायदा है, नुकसान नहीं है। हम गेन किया है, हम लॉस नहीं किया है। और कोई गांव कोई गली। लेकिन डॉक्टर इजहार साहब, ठीक है, आपने गेन किया, आपको एक सीट मिल गई, उम्मीद भरी सीट हो गई, लेकिन 9 मंत्री, 50 विधायक, 1000 से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता नेता, इतनी रैलियां करने के बाद भी, इतने कार्यकर्ताओं और नेताओं को चुनावी जंगल में झोंकने के बाद भी सिर्फ एक सीट अगर हाथ में आती है, और उसमें भी ज्यादातर सीटों पर जिन पे आपने चुनाव लड़ा उसमें ज्यादातर सीटों पर आपकी जमानत जब्त हो जाती है, इसे क्या समझा जाए? देखिए, जमानत जब्त का सवाल नहीं, मैंने पहले ही कहा कि देखिए एक चीज है, बच्चा पैदा होता है तो एक दिन से दौड़ता है क्या? मैंने तो कहा कि पहली बार चुनाव लड़ी, पहले इससे पहले भी लड़ी है क्या मेरी पार्टी? वहाँ एमसीडी का चुनाव लड़ी है, विधान परिषद का चुनाव लड़ी है, विधानसभा का चुनाव लड़ी है, तो यूपी में क्विट क्यों किया फिर? तो बच्चा चलता है। फिर ऐसा है कि मैंने कहा कि आने वाला दिन ये रास्ता दिखा देगा जो सीट मुझे मिले। ठीक है, लेकिन फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से क्विट क्यों किया गया? वहां से हाथ वापस क्यों खींच लिए गए? नहीं, मील का पत्थर साबित होगा। और मैं बता देता हूँ, जिस तरह से बिहार में, और जिस तरह से एक किसी की पार्टियों का बंटवारा भी कुछ हो गए, हमारे बिहार में आरजेडी के बीच समझौता थी, कांग्रेस के भी थे, सब लोगों ने अलग अलग उम्मीदवार दिए, अपने अपने उम्मीदवार लड़े, वहां समझौता का कोई सीट नहीं बन सका। और बिहार की तरह का सीट से समझौता बन के रहता, महागठबंधन बन गया होता, तो शायद हमें लगता है कि कोई दूसरी स्थिति होती। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अभी चढ़ करके बोले, तो कभी उनके पास सीट आ गए, तो जीत गया वो सिकंदर, तो अभी सड़ पड़ के, तो शायद आज उनके खाते में वही आता है जो मेरे खाते में से अगर महागठबंधन जो हमारे पास अगर सरकार, जिस तरह से कांग्रेस लड़ी बिहार में, आरजेडी लड़ी और जेडीयू मिलके लड़ी, और समझिए कि फिर उसके सत्ता हो गए, साबित हो गई कई सीट की जमानत, तो वही पोजीशन जाकर के दिल्ली में हो गई है। नवीन कुमार सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस बातों को, जिन हार की वजहों को और आज जो स्थितियां बनी हैं, उनके पीछे इजहार अहमद साहब भविष्य के बड़े सपनों को देखते हैं, क्योंकि उन्हें याद है कि बीजेपी के साथ बीते सालों में कब जमानत जब्त हुई, किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ी। क्या वाकई में जो बातें अब पटल पर रखी जा रही हैं, जेडीयू अपने वर्चस्व को बनाने की बात कर रही है, दिल्ली में वाकई में अस्तित्व बनाने में कहीं कामयाब हुई है, और बीजेपी इस पर भी गौर कर रही है? कैसे हैं जी? देखिए, मैं इसको इस परिदृश्य में देख रहा हूँ जी, ये जनता दल यू केवल और केवल चुनाव में एक अपनी प्रेजेंस जी, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए दिल्ली में आई जी। ये ना तो यहाँ के रोड की समस्या, बिजली की समस्या, यहाँ के दूसरे जितने सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दे में ये कहीं खड़ा ही नहीं है। यहाँ के जनता इनको जानती नहीं है ठीक से, पहचानती नहीं है ठीक से। ये अपने सुशासन बाबू का वहाँ का एक कि मैं नीतीश जी, हम बहुत अच्छा शासन प्रशासन बिहार में देते हैं। अरे भाई, आपको कौन मना किया है कि आप दिल्ली में नहीं आए और दिल्ली में आकर के और जनता के बीच में संगठन के रूप में आप काम करें, और काम करके आप क्षेत्रीय पार्टी से राष्ट्रीय पार्टी बने। हम तो स्वागत करते हैं, लोकतंत्र में ये तो स्वागत का विषय है। लेकिन आप जब काम नहीं करते हैं और लोगों के बीच में डायरेक्टली आप जा करके कहते हैं कि मुझे वोट दो जी, कौन आपको जानता है, कौन किस लिए वोट देगा, आपका क्या वोट बैंक है, आप जरा बताएं। दिल्ली के जनता में, दिल्ली के गलियों में रात दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहते हैं, काम करते हैं। 93 से दिल्ली में हम सक्रियता के रूप में काम किए हैं, और उसका परिणाम है माननीय मोदी जी और माननीय अमित शाह के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, और विकास के एजेंडे पे हम इलेक्शन लड़ते हैं। हम किसी जाति और धर्म के एजेंडे पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। और ये जाति और धर्म के एजेंडे आप सेट करने आप दिल्ली में भी आ रहे हैं, तो यहाँ ये नहीं चलता है। दिल्ली की जनता बिल्कुल समझदार है और वो जानती है जी। जी बिल्कुल। डॉक्टर इजहार अहमद साहब, क्या वाकई में स्थितियां ऐसी हैं, आप सिर्फ मौजूदगी दर्ज करवाने जाते हैं, या आप चुनावी माहौल को बिगाड़ने, खेल बिगाड़ने की कोशिशों में लगे रहते हैं? क्योंकि चाहे आप किसी भी जगह के, किसी भी प्रदेश के, अगर जहां जहां विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, वहां ज्यादातर सीटों पर आपकी जमानत जब्त हुई है। एमसीडी चुनाव तो ताजा उदाहरण है। मैंने पहले ही आपको सूर्य जी बताया जी। मेरा मकसद वर्चस्व, मैंने पहले ही आपको कह दिया कि अगर पहले हमारी स्थिति, अगर हम महागठबंधन बना करके, जैसे बिहार में हमारे महागठबंधन बने थे जी, और वो वोट के बंटवारा नहीं होते, दूसरी बात सवाल है कि वर्चस्व क्या। देखिए, एक चीज है कि हमने लॉस क्या किया, हमारा नुकसान क्या है। जो हमारे सीट्स मिले हमारे हक में गए, हमारे बेनिफिट हुए, और हमें तो जो सीट्स मिले हमारे हक में गए, और जो वोट आए वो हमारे हक में है। क्या मेरे पास मैं तो वही बार बार कह रहा हूँ, क्या एक चीज बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी माहौल बिगाड़ती है या कांग्रेस बिगाड़ती है प्रति? मैं ये कहता हूँ कानून बनना है, और मैं कहता हूँ ठीक है, जीत गई है, मैं उनको बधाई देता हूँ।
लेकिन एक चीज हो कि कानून कहिए कि दिल्ली में जब एमसीडी बने हैं तो क्या ये गाय बेचने वालों पर कोई ऐसा कानून लाएंगे जो बेच नहीं सकते, या बेचेंगे तो किस हालत में बेचेंगे, भैंस बेचेंगे तो किस हालत में बेचेंगे, बैल बेचेंगे तो बेचने वाले पर क्या कानून लाएंगे कि इनको बेचना मना किया जाए, ताकि इससे माहौल खराब देश का होता है, या खस्सी बेचने वाले बकरी बेचने वाले पर क्या ये कानून लाएंगे, बेचने वालों को और खरीदने वाले पर कानून लाएंगे कि ये बाजारों में बेचने के लिए जो देश में माहौल ये लोग खराब करते हैं किसी न किसी तरह से। भारतीय जनता ठीक है इज़हार अहमद साहब, आपके आरोपों को सुने कार्यक्रम क्योंकि आखिरी पड़ाव में एक चाहेंगे कि नीलांशु रंजन साहब एक न्यूट्रल कमेंट जरा समझाएं कि वाकई में जो ये एक सीट आई है इसे जेडीयू एक उम्मीद भरी सीट के तौर पर देखे, या वाकई में सियासत में सिर्फ मौजूदगी दर्ज करवाना और खेल को बिगाड़ने की स्थितियां जेडीयू की तरफ से दिल्ली एम्स चुनाव में इस दस्तक के जरिए दी गई थी? देखिए, लोकतंत्र में किसी को भी हक है कैंडिडेट चुनाव लड़ने का, लेकिन मुझे लगता है कि ये उपस्थिति मात्र अगर दर्ज करने की बात थी या कराने की बात थी, और मुझे लगता है कि सिर्फ उपस्थिति ही दर्ज करवाने की बात थी, ये तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार या जेडीयू का वहाँ कोई खास प्रभाव था नहीं, और पता नहीं क्यों गए थे चुनाव लड़ने में। मैंने पहले भी आपको कहा कि मैं समझ नहीं पाया कि आखिर जेडीयू क्या सोच कर चुनाव लड़ने गई थी। लेकिन हो सकता है कि अब नीतीश कुमार भी लग रहा हो कि शराबबंदी के बाद जो है वो एक बड़े मसीहा के तौर पर उभर कर आए हैं सामने में, और हो सकता है कि उनका प्रभाव लगा हो कि वो शायद पैन इंडिया हो गया हो, इसलिए इस लिहाज से वो लड़ने के लिए वहां चले गए थे। लेकिन मात्र वो उपस्थिति दर्ज कराने की बात है। और फिर जैसा कि इज़हार अहमद साहब कह रहे हैं कि इसमें हमारा लॉस क्या है, तो ठीक है, लॉस क्या था, एक सीट आपने जीती ली, लॉस क्या है, आगे भी आप लड़िए। लेकिन सवाल ये है, मैंने शुरू में ही कहा था कि फिर ये यूपी से क्यों विड्रॉ कर गया, आपने झारखंड में क्यों नहीं अपना पांव पसारा, ये कई सवाल है। और जहां तक बीजेपी का सवाल, तो भाई ये जो है चुनाव में जो है सीटों को लूज करना, जमानत जब्त हो जाना, तो जमानत जब्त इनका भी कई जगहों पर हो चुका है, इसका क्या जवाब देंगे? बिल्कुल। नीलांशु रंजन जी, आप इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ सवाल ऐसे जिनके साथ इस कार्यक्रम को आखिरी पड़ाव में खत्म करना पड़ रहा है। डॉक्टर इज़हार अहमद साहब, आप जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और नवीन कुमार सिंह जी, आपने वक्त दिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल सवाल यही है कि एक सीट के जरिए क्या जेडीयू की उम्मीदें दिल्ली में जगी हैं, या ज्यादातर सीटों पर जमानत खोने वाली, जमानत जब्त करवाने वाली जेडीयू के लिए यह बड़ा सबब है। प्राइम टाइम डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं अंशुल DNA Golf City with 70% area to be developed as green area. Eastern Estate Construction and Developers Private Limited. Log on करें www.eecd.in. नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अम्हारा बेटा, पटना।